गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए पार्ट थर्ड के आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हमारे आज की व्याख्यान का विषय है भारत में संवैधानिक विकास। तो किसी भी देश का संविधान को समझने के लिए उसके विकास को भी समझना आवश्यक होता है। और जो भारत का संविधान है वो हमारे ब्रिटिश शासन के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 1857 की क्रांति की समाप्ति के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत में अच्छी सरकार के लिए अधिनियम 1858 पारित किया था, जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारत का जो प्रशासन था ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। और भारत को जो लोग हैं उनको जीतने के लिए, उनके हृदय को जीतने के लिए महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा थी वह प्रसारित की गई और इसमें ये आश्वासन दिया गया था कि भारतीयों को क्या कहा गया है कि भारत का प्रशासन अब प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा तो हुआ ही नहीं था। इससे क्या हुआ, भारतीयों में असंतोष उत्पन्न होने लगा और भारत में राष्ट्रवाद का विकास होने लगा। तो 1919 का जो संवैधानिक विकास हुआ उसके पूर्व 1858 में, जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक अधिनियम पारित हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया था और ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश ताज ने इसको ग्रहण कर लिया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब समाप्त कर दिए गए थे और इसके स्थान पर भारत सचिव और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल बनाई गई थी। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पदनाम से और देशी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते समय उसे वायसराय के पदनाम से पुकारने की व्यवस्था की गई थी। अब क्या, भारत का जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होने लगी थी और इसके लिए ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारतीय कौंसिल अधिनियम भी पारित किया गया था। और इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कौंसिल की जो सदस्य संख्या थी वह 5 कर दी गई थी। और ये भी व्यवस्था की गई थी कि जब गवर्नर जनरल की कौंसिल किसी विधेयक को पारित करने के लिए बैठती है तो उस समय कुछ अतिरिक्त सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसने 1861 के सुधारों को भी अपर्याप्त बताया था और विधान परिषदों की विस्तार और उसके अधिक निर्वाचित सदस्यों की मांग भी की थी। लॉर्ड डफरिन ने एक समिति नियुक्त की जिसने विधान परिषदों को छोटी संसद के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। ब्रिटिश सरकार ने 1892 में दूसरा भारतीय कौंसिल अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार विधान परिषद के जो अतिरिक्त सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई। अब कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य मनोनीत किए जा सकते थे। अच्छा, विधान परिषदों के सदस्यों की जो अधिकार थे उनमें भी वृद्धि की गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत सदस्यों को कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने और प्रश्नों पर बहस करने का भी अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी के अब क्या हुआ, लेकिन निरंकुशता जो की त्यों ही बनी रही थी। 1892 के जो सुधार अधिनियम थे इससे क्या है, भारतीयों की जो आकांक्षाएं हैं वह पूरी नहीं हुई थी और ये केवल एक दिखावा मात्र था। परिषद के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि भी भारतीयों की आंसू पहुंचने के लिए ही किए गए थे। तो 1892 और 1909 के बीच में जो सुधार हुए वो अपर्याप्त थे और ये समय जो था तूफान और दबाव का समय था। जो लॉर्ड कर्जन था इस समय वह घोर प्रतिक्रियावादी शासक था और उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने का भरकस प्रयास किया। और 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उससे क्या हुआ था, हिंदुओं मुसलमानों में उसने फूट डालनी चाहिए थी और इससे देश में भीषण आंदोलन हुआ। बंग आंदोलन को बड़ी निर्ममता से कुचल दिया गया था और इससे देश में क्रांतिकारी और आतंकवादी आंदोलनों को बल प्राप्त हुआ। सरकार की दमन नीति के कारण भारतीय नवयुवकों में क्रांतिकारी भावनाएं फैलने लगी थी। जो तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जिन्हें लाल पाल बाल के नाम से हम जानते हैं ना, उससे क्या हुआ, नवयुवकों में उग्र राष्ट्रीयता की भावना फैलने लगी। क्योंकि
लोगों में अब ये विश्वास होने लगा था कि उदारवादियों की भिक्षावृत्ति की जो नीति है उससे कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। और कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे वो किसी भी प्रकार का आंदोलन करने के पक्ष में नहीं थे। तो इसमें क्या हुआ, 1907 में एक अधिवेशन हुआ था सूरत कांग्रेस का, सूरत में। इसमें कांग्रेस को दो भागों में विभाजन हो गया था और कांग्रेस की जो उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निकाल दिया था। अब धीरे धीरे उग्रवादियों की जो है आगे बढ़ने लग गए थे उग्रवादी, या उनको लोगों ने स्वीकार कर लिया था। तो इनको रोकने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई। इसके लिए उन्होंने मुसलमानों को प्रोत्साहित कर भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का बीजोरोपण किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के इशारे पर मिंटो के जो निजी सचिव थे उसने मुसलमानों को विधान परिषद में अलग प्रतिनिधित्व देने की मांग के लिए उकसाया। अब क्या हुआ, आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय से मिला और आगामी सुधारों में उसने मुसलमानों से अपना अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। वो तो चाहते ही थे, स्वागत भी किया और मुसलमानों की जो मांग की बात उठ रही थी उस पर सहानुभूति भी प्रकट की। तो वायसराय की प्रोत्साहन से मुसलमानों ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी की और इसमें भी पृथक निर्वाचन की मांग को दोहराया। तो इस प्रकार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता हुई। 15 जून 1906 को लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को एक व्यक्तिगत पत्र लिखा जिसमें संवैधानिक सुधारों हेतु कदम उठाने की सलाह दी गई और मिंटो ने सर अरुंडले की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की और 1906 में रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें वायसराय की काउंसिल में ये विचार किया गया और उसे फिर भारत सचिव के पास भेजा गया। मार्ले ने रिपोर्ट को इस आदेश के साथ वापस भेज दिया कि इसे स्थानीय सरकारों के पास उनकी विचारों के लिए प्रेषित किया जाए। 1909 में एक विधेयक तैयार हुआ और इसे ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत भी किया गया। तो ये जो सुधार योजना है उसका जो मुख्य उद्देश्य था परिषदों के आकार उसके कार्यक्षेत्र में विस्तार करना था। विधेयकों के जो निर्माता ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत के लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना असंभव है। लॉर्ड मार्ले ने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वशासन के विचार को पहले ही अस्वीकृत कर दिया था। तो काफ़ी वाद विवाद हुआ और फरवरी 1909 में ब्रिटिश संसद ने इसे भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 के नाम से पारित किया और इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। आप लिखें इसको कि मार्ले मिंटो सुधार किसे कहा जाता है, तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 का नो को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अच्छा, इसके हम उपबंध पढ़ेंगे या इस अधिनियम के क्या धाराएं हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि केंद्रीय व्यवस्थापिका की जो सदस्य संख्या थी अब बढ़ाकर 69 करती थी और इसमें से जो 37 सरकारी अधिकारी होते थे 32 होते थे गैर सरकारी। सरकारी अधिकारियों में गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल के 6 सदस्य और 2 असाधारण सदस्य, ये मिलाकर 9 होते थे। शेष 28 सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। 32 गैर सरकारी सदस्यों में 5 सदस्यीय गवर्नर जनरल मनोनीत करता था और जो शेष 27 सदस्य होते थे ना वो चुने जाते थे। अब चुने हुए सदस्यों के संबंध में कहा गया है कि भारत के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व उपयुक्त नहीं है तथा भारतीय विधान परिषदों की रचना में निर्वाचन का सिद्धांत वनों और हितों पर आधारित होना अत्यधिक व्यावहारिक है। तो इस प्रकार 27 निर्वाचित सदस्यों में से 13 सामान्य मतदाता द्वारा चुने जाते थे जिसमें से बम्बई, मद्रास, बंगाल और यूपी की विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा 2-2 प्रतिनिधि चुने जाते थे तथा मध्य प्रांत, आसाम, बिहार, उड़ीसा, पंजाब एवं बर्मा की विधान परिषदों द्वारा 1-1 प्रतिनिधि चुने जाते थे। भारतीय प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में भी वृद्धि की गई। बर्मा में 16, पूर्वी बंगाल व आसाम में 41, बंगाल में 52, मद्रास, बम्बई और यूपी में 47 और पंजाब में 25 कर दी गई थी। प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का भी बहुमत रखा गया था।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि निर्वाचित सदस्यों को बहुमत प्राप्त हो। चूंकि कुछ गैर सरकारी सदस्य गवर्नर द्वारा मनोनीत होते थे, इसीलिए उनकी सहायता से विधान परिषद पर सरकारी नियंत्रण पूर्वतः बना रहा। प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में भी निर्वाचित सदस्य अलग अलग वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करती गई। बंगाल, मद्रास और बंबई की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई। कार्यकारिणी के विषय में कहा गया कि कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो 12 वर्ष तक ब्रिटिश ताज की सेवा में हैं या भारत में रह चुके हों। अधिनियम में कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। फलस्वरूप 2 भारतीयों को भारत सचिव की कौंसिल का सदस्य और 1 भारतीय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका के अधिकारों में भी वृद्धि की गई। अब उस सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया जिसने मूल प्रश्न पूछा गया हो। साथ ही साथ व्यवस्थापिका के सदस्यों पर भी इस अधिनियम में कुछ प्रतिबंध लगाए गए, जैसे वे भारत सरकार के वैदेशिक संबंधों और देशी राज्यों से संबंधों पर विचार विमर्श नहीं कर सकता था। वे न्यायालय में चल रहे मामलों पर भी विचार विमर्श नहीं कर सकते थे। राजस्व के कुछ मदों पर भी उन्हें बहस करने का अधिकार नहीं था। तो ये थे इसके अधिनियम। अब 1809 के सुधार अधिनियम कुछ मामलों में 1892 के सुधार अधिनियम की तुलना में काफ़ी इसमें सुधार हुआ। प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों के कारण यह बहुमत कोई लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ। इसमें जो दोष थे था कि इस अधिनियम इसलिए पारित किया गया था कि कांग्रेस की जो उदारवादी थे ना, नरम दल वाले, उसको सरकार को साथ लेकर उग्रवादी और क्रांतिकारियों को दबाना था। तो इस प्रकार भारतीयों को ही उन्होंने आपस में बांटने का प्रयास किया। इस अधिनियम के प्रतिनिधियों के लिए जो निर्धारित योग्यता थी वो भी दोषपूर्ण थी। चुनाव लड़ने के लिए योग्यता अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रखी गई थी। संपत्ति का होना एक आवश्यक योग्यता थी। सबसे बुरी बात तो ये थी कि सरकार किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक सकती थी। ठीक है, और इस प्रकार सरकार जिस व्यक्ति को नापसंद करती थी उसे राजनीतिक जीवन से बाहर कर देती थी। तो इस अधिनियम में जनता को केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिए प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं दिया गया। विशेष वर्गों और संप्रदायों के निर्वाचन मंडलों द्वारा जिला बोर्डों, नगरपालिकाओं आदि के प्रतिनिधि चुने जाते थे। तो इस अधिनियम ने जो कुछ भी भारतीयों को दिया उसे इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों ने नष्ट कर दिया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो उदारवादी नेता थे, उन्होंने भी ये कहा कि इस प्रकार ये नियम बनाकर नौकरशाही किस बात का बदला ले रही है। लेकिन काफ़ी आलोचनाओं के बाद भी यह कहा जा सकता है कि मार्ले मिंटो जो सुधार थे बिल्कुल व्यर्थ नहीं थे। ये सुधार निश्चित रूप से 1892 के अधिनियम से बहुत आगे थे। भारत सचिव की कौंसिल में तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की नियुक्ति एक प्रगतिशील कदम था और इस व्यवस्था से भारतीयों को संसदीय व्यवस्था का प्रशिक्षण मिला, जिससे भविष्य में विकसित विधान परिषदों का उन्होंने पूर्ण उपयोग किया। व्यवस्थापिका के आकार एवं शक्ति में भी वृद्धि की गई, जो आगे चलकर पूर्ण संसद बनी। तो इस अधिनियम ने भारतीय संविधान को उस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जिसके बाद उत्तरदायी सरकार की स्थापना स्वाभाविक है। तो ये था आज का हमारा भारत सरकार अधिनियम 1909। धन्यवाद।